कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग संस्कृत शिक्षण की विधियों के अंतर्गत प्राचीन विधि के बारे में पढ़ रहे थे और ये भी मैंने बताया था कि प्राचीन विधि को दो भागों में हमने डिवाइड किया था, पाठशाला विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। कुछ हमने पिछले वीडियो में पाठशाला विधि के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली विधियों के बारे में पढ़ा था। उसमें कुछ विधियां शेष है, उसकी शुरुआत में आज कर रही हूँ अभी। तो उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि भाषण विधि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसके आगे नेक्स्ट विधि जो आती है वो हमारी आती है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वि प्लस आख्या, विशेष रूप से कहा गया। यानी कि जो विशेष रूप से कब कहते हैं कि जो कोई चीज छोटी होती है, संक्षेप में होती है, लघु होती है, उसको विस्तारित करके समझाना, बताना, वो हमारी व्याख्या होती है। छोटी सी कोई भी बात कही गई, जैसे गागर में सागर भरना। अब गागर में सागर भरना, इसका क्या मतलब होता है? गागर तो इतनी छोटी सी होती है, इसके अंदर इतना विशाल सागर भरना, कैसे भरना? यानी कि छोटी सी बात के अंदर बड़ी बात को कह देना। ये जो बात है, तो यहाँ पर व्याख्या विधि भी यही चीज है कि जैसे कि संस्कृत के छोटे छोटे सूत्र होते हैं, अदें गुण, आद गुण, वृद्धिरादेश, इको यणचि, आदेर अंत्यन सहायता, है ना। इस तरह के जो विशेष सूत्र हैं, उन छोटे छोटे सूत्रों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करने से, किस नियम का कहाँ लागू करने से कैसे क्या चीज बनेगी, वो सारी चीजें। तो एक पर्टिकुलर एक चीज को विस्तारित रूप से समझाना, वो हमारी व्याख्या होती है। तो इस व्याख्या के अंतर्गत जो स्टेप होते हैं सामान्यतः, वो क्या होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा पदच्छेद। पदच्छेद का अर्थ होता है पदों को तोड़ना। जो संधि युक्त शब्द हैं, जो समास युक्त शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, किसके अंदर कोई विशेष प्रकार का प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है, तो इस प्रकार के शब्द हैं, ऐसे उन शब्दों को अलग अलग तोड़ करके अलग कर देना। उसको पूरी तरह से, संधि युक्त शब्द होता है तो उसको तोड़ना, तो दो शब्द बन जाएंगे, तो हमें उसका अर्थ ज्यादा स्पष्ट होता है। तो पदों को तोड़ना। उसके बाद में आता है पदार्थ कथन। पद के अर्थ का कथन, यानी कि जिन जिन शब्दों को हमने अलग अलग किया है और जो जो अलग अलग शब्द हैं, उन प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, वो पदार्थ कथन, पदों के अर्थों को कहना। उसके बाद में आता है विग्रह। विग्रह के अंदर हम व्याकरणिक विश्लेषण करते हैं, जिसके के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सी धातु है, कौन से लकार का प्रयोग है, कौन से पुरुष का प्रयोग है, कौन से वचन का प्रयोग है, कौन सा शब्द रूप है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग है ना, कौन से वचन का प्रयोग है, किस प्रकार के वाक्य संरचना है, कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक विश्लेषण करना उन शब्दों के आधार पर। उसके बाद में वाक्य योजना, यानी कि वाक्य निर्माण करना, वाक्य बताना। उस शब्दों के अर्थ के आधार पर हमें उस अर्थ को एक विशेष वाक्य के रूप में हमें स्पष्ट करना, वो वाक्य निर्माण करना। और जब व्याख्या की जाती है, जब एक शिक्षक व्याख्या करता है, समझाता है, तो समझाते समय में कई बार ऐसा होता है कि छात्रों के मन मस्तिष्क में किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है, कोई प्रश्न आ जाता है, कोई शब्द आ जाता है जिसे वो समझ नहीं पा रहा है। तो वो क्या करेगा? वो खड़ा होकर के पूछेगा, शंका करेगा, या शिक्षक स्वयं बताते हुए उसको महसूस होता है कि ये चीज विद्यार्थियों की समझ में नहीं आएगी, तो वो स्वयं विद्यार्थियों की मनोस्थिति को समझते हुए उस शब्द विशेष को वो विशेष प्रकार से समस्या के रूप में लेता है। तो वो समस्या का उत्पन्न होना, ये आक्षेप एक तरह से, और उसके पश्चात उस समस्या का समाधान करना तर्क वितर्क के द्वारा, उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के, कोई क्रियाकलाप करके विशेष प्रकार से, तो उस तर्क वितर्क का समाधान करना। इस प्रकार से व्याख्या के अंदर इन 6 सोपानों का अनुकरण करते हैं, जिसमें पदच्छेद, पदार्थ कथन, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान, ये चीजें आती हैं। और इसके आधार पर हम किसी भी छोटी सी छोटी चीज होती है, उसकी हम विस्तारित रूप से हम क्या करते हैं, उसको व्याख्या का रूप देते हैं, हम उसको व्याख्या करते हैं, हम उसको सामने वाले को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे व्याख्या विधि के गुण क्या हैं। गुणों के अंदर सबसे पहली, जब हम इस व्याख्या विधि के गुण की बात करेंगे, तो सबसे पहला आता है शब्दों की संरचना का ज्ञान। यानी कि शब्द निर्माण कैसे हुआ है, शब्द कैसे बना है, उसका गठन कैसे हुआ है, किस प्रकार की धातु लगी है, किस प्रकार का प्रत्यय लगा है, आत्मनेपद धातु है या परस्मैपद धातु है, शब्द रूप है तो स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है या पुल्लिंग है ना। इस प्रकार से कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कर्मवाच्य है, क्या है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो भी शब्द हमारा निर्माण होते हैं, उन शब्दों की संरचना का ज्ञान हमें होता है कि ये शब्द पर्टिकुलर ऐसे बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है, क्योंकि व्याख्या करके हम हर चीज को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है विषय का विस्तृत ज्ञान।
यानी कि एक छोटी सी चीज को जब हम विस्तार से समझाते हैं तो नेचुरल है कि हम पर्टिकुलर जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं उस विषय का ज्ञान हम विस्तार से दे रहे हैं तो हमें उसके बारे में विस्तार से ज्ञान मिलेगा, प्राप्त होगा। तो विषय का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरी बात आती है छात्रों की मानसिक क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। यानी कि विद्यार्थी के क्या होते हैं, सोचने समझने की क्षमता जो है वो अधिक विकसित होती है। वो एक शब्द की संरचना अगर समझता है तो उसी प्रकृति का अगर दूसरा शब्द उसके सामने आता है तो वो उसको समझ सकता है उसकी क्रियाशीलता में कि ये ऐसा है तो ये भी ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है ना। तो इस प्रकार से मानसिक क्रियाशीलता में भी विद्यार्थियों की वृद्धि होती है। अच्छा, इसके बाद में पाठशाला विधि के अंतर्गत नेक्स्ट जो विधि आती है वो हमारी आती है व्याकरण विधि। व्याकरण विधि का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। शब्दों का अनुशासन जिसके अंदर है, जिसके अंदर के शब्द का जिस प्रकार से उसकी नेचर होनी चाहिए उसी प्रकार की होगी। एक पूरे अनुशासनात्मक रूप से शब्दों का निर्माण होता है, इसलिए ये अनुशासन शब्दानुशासन के रूप में व्याकरण को जाना जाता है। दूसरा, व्याकरण विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम सही तरीके से सही जगह सही शब्दों का प्रयोग ना तो बोलने में कर सकते हैं ना हम लिखने में कर सकते हैं। और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, सामने वाला भी वैसा ही सुनेगा, वो वैसा ही सीखेगा। तो इन सब चीजों के लिए, क्योंकि भाषा के जो 4 कौशल माने गए हैं, उन चारों कौशलों के लिए सबसे मुख्य आती है चीज व्याकरण। अगर आपकी व्याकरण की शुद्धता है तब जाकर के आपके चारों कौशल जो है वो शुद्धता के साथ में विकसित होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे पहले बालक सुनता है, और जब अगर सुनता है तो सामने बोलने वाला अगर अपनी भाषा में शुद्धता नहीं रखेगा तो वो सही नहीं सुन पाएगा। शुद्धता कब रखेगा कि जब उसे व्याकरण का ज्ञान होगा, है ना। तो सुनना, और जब वो सुनेगा तो जैसा सुनेगा वो वैसा ही बोलने का प्रयास करेगा, वैसा ही बोलेगा, वैसा ही पढ़ेगा और वैसा ही लिखेगा। तो चारों कौशलों में कुशलता लाने के लिए भी व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। और इसलिए भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण विधि का प्रयोग बहुत जरूरी है, व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है कक्षा में। और उसके बाद में व्याकरणिक शब्दों का ज्ञान देना जो है वो इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। मेन उद्देश्य व्याकरणिक शब्दों का ज्ञान, है ना। क्योंकि जब एक शिक्षक पढ़ाता है क्लास के अंदर, एक जब गद्य का वाचन कर रहा है, गद्य को पढ़ा रहा है, तो उस गद्य को पढ़ाते समय में जब कोई शब्द आता है, संस्कृत के शब्द आते हैं जनरली, और संस्कृत के शब्द प्रत्यय उपसर्ग वगैरह इन सब चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही इस चीज की छोटी छोटी जानकारी देना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी शुरुआत से ही समझ सके। कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि करोति शब्द आ गया, करता है, ठीक है। अब करोति आ गया, यहाँ पर जब शिक्षक बताता है कि क्री धातु है, इसमें लट लकार का प्रयोग है ना, प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है, एक वचन का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ होता है करता है। जब हम ये बात करते हैं तो जहां कहीं भी इस प्रकार, और ऐसे ही जहां पर ती प्रत्यय लगा हुआ होता है वो प्रथमा एक विभक्ति का बनता है, परस्मैपद धातु होती है। तो क्रीडति शब्द आ गया, तभी वो समझेगा कि इसमें ये धातु है, जो भी मूल धातु है उसकी, उसके साथ में उसके रूप को देख करके वो समझेगा कि लटलकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है ना। मिलती, खेलती, खादती, इस प्रकार के जब वो शब्द सुनता है करता है तो उसको लगता है कि ये चीज हो रही, तो वो उस चीज को समझता है। वहां पर उसको क्या करता है, उसको एक सह संबंध बनाता है वहां पे, ये कह सकते हैं उसको। तो ये व्याकरण का ज्ञान, इसलिए बचपन से ही जब उसको व्याकरण का ज्ञान एक छोटी छोटी चीजों के माध्यम से जब हम उसको देते हैं तो विद्यार्थी उस चीज को समझ लेता है। अब जहां पर हम मान लीजिए कोई बात कर रहे हैं कि देशस्य, अगर ये शब्द आ गया मान लीजिए, अब जो वो देश से शब्द है, यहाँ पर हमने उसको बताया कि ये देश शब्द मूल है, इसके अंदर षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। पुल्लिंग में जहां पर हम बनाते हैं शब्द वहां पर सामान्यतया से शब्द का प्रयोग होता है, अपवादों को छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति में से शब्द का अगर जब हम प्रयोग कर रहे हैं देशस्य, तो यहाँ पर क्या होगा कि देश का एक वचन बना, तो जहां पर भी ये एक सामान्य रूप से ये से शब्द लगा हुआ आता है तो वहां पर हम उसका क्या करते हैं, षष्ठी विभक्ति में का अर्थ एक वचन में निकालते हैं। तो उसके आधार पर वो बता सकता है रामस्य, राम का, लक्ष्मण से, लक्ष्मण का, इस प्रकार से। तो वो कोरिलेशन करता है, सहसंबंध बनाता है उसका। तो इसलिए व्याकरणिक शब्दों का ज्ञान जो देना है वो उसका प्रमुख उद्देश्य है, ताकि जब वो जैसे जैसे वो बड़ी बड़ी क्लासों में जाता जाएगा वो व्याकरण के मूल तत्वों को समझता हुआ पहुंचेगा, तो उसको आगे वो चीज समझने में कठिनाई नहीं आएगी। तो व्याकरण विधि की ये व्याकरण विधि इस प्रकार से प्रयुक्त होती है। और इसके जब गुण की बात करेंगे तो ये मेन रूप से क्या होता है कि भाषा की ध्वनि तत्वों से उसको समझाना होता है, परिचित होता है।
ध्वनि तत्व जो है, ध्वनि तत्व, स्वर, व्यंजन वगैरह जो कुछ होते हैं, उन सब चीज़ों से और उससे बनने वाले शब्दों से, पदों से, उनसे वो परिचित होता है। तो ये व्याकरण से ही होता है, बाकी नहीं होगा। तो इसलिए ध्वनि तत्वों से परिचित होना ये इसका सर्वप्रथम गुण। दूसरी जब बात कर रहे हैं, तो जब वो इन व्याकरण के ज्ञान को जब समझता है, सीखता है, तो उसके भाषा को शुद्ध उच्चारण करने में और भाषा को लिखने में उसको शुद्धता का ज्ञान होता है। वो शुद्ध बोल सकता है, शुद्ध लिख सकता है और इस प्रकार से व्याकरणात्मक परिनिश्चित भाषा का प्रयोग करना वो सीखता है। तो ये हमारी आती है व्याकरण विधि। इस प्रकार से ये जो है, जितनी भी विधियां हमने पहले भी पढ़ी और अभी जो ये 2 विधियां पढ़ी हमने, ये सब आती है पाठशाला विधि के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली विधियां। तो अब हम समेकित रूप में हम पाठशाला विधि के गुण देख लेते हैं और पाठशाला विधि के दोष भी देख लेते हैं। तो पाठशाला विधि के गुण कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पाठशाला विधि के अंतर्गत हम देखते हैं तो अनुशासन की भावना का विकास होता है, क्योंकि जितनी भी पाठशाला विधि के अंतर्गत जो प्रयुक्त की जाने वाली विधियां हैं, उन विधियों में जब तक अगर अनुशासन नहीं होगा तो आप व्यवस्थित तरीके से वो चीज नहीं सीख पाते हैं। ये बहुत जरूरी है अनुशासन बनाए रखना। तो अनुशासन की भावना विकास, रोज नियमित अभ्यास करना, नियमित क्लास अटेंड करना, है ना, नियमित रूप से सुनना, उसको बार बार उसको दोहराना, उसको रटना, अपने तर्क वितर्कों को देना वगैरह सारी चीजें। तो ये क्या होता है कि अनुशासन का विकास होता है इससे। फिर स्मरण शक्ति की प्रधानता होती है इसमें, क्योंकि पहले श्रुति परंपरा से ही शिक्षा दी जाती थी और जब श्रुति परंपरा से शिक्षा दी जा रही है, जब नई किताबें आपके सामने नहीं आ रही, आपको जो सुना हो पाए वही ज्ञान आगे वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है, तो आपकी अगर याददाश्त कमजोर होगी, आप वो चीज सीखी हुई चीज भूल गए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्मरण शक्ति की प्रधानता होगी तभी तो आप याद कर पाएंगे, सारी चीजों को रख पाएंगे उसको, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता था कि स्मरण शक्ति में की प्रधानता रहती थी, इसमें उसको उस पर जोर मिलता था। फिर आता है भारतीय संस्कृति का संरक्षण इससे होता है, क्योंकि आज भी जब हम इसका प्रयोग करते हैं, इन विधियों का प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो परंपरा जो चली आ रही है पहले वाली, उन्हीं परंपरा को तो हम सहेज करके चल रहे हैं, समेट करके चल रहे हैं, उसी को लागू कर रहे हैं। बार बार हर बार शिक्षा नीतियों के अंतर्गत पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन आता है, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है चेंजेस, वो क्या हो रहा है, पुरानी चीजों को ध्यान में रख करके ही तो हो रहा है ना। तो ये भारतीय संस्कृति का संरक्षण। फिर विद्यार्थी चूंकि स्वयं भी पढ़ रहा है, वाद विवाद कर रहा है, भाषण देना है, उसको ये करना है, सुन रहा है, समझ रहा है, तो उसको खुद का मौलिक चिंतन बढ़ेगा, उसकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, उसकी निरीक्षण शक्ति, आसपास में देखने की चीजों को, उसको सोचने समझने की शक्ति का उसका विकास होता है। फिर स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, अपना अध्ययन वो स्वयं करता है रोज का, क्योंकि रोज का अगर अध्ययन वो रोज नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में न तो वो ढंग से याद कर पाएगा, ना वो किसी के सामने अपनी बात को सही तरीके से रख पाएगा। तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होना, और जब वही गुरुकुल में रह करके उस समय में पढ़ाया जाता था, पठन करवाया जाता था, तो गुरु शिष्य संबंध मधुर होना स्वाभाविक था, मधुर होते थे उनके गुरु शिष्यों के संबंध, और सांस्कृतिक साहित्यिक मूल्यों का विकास इसके अंदर होता था। तो इस प्रकार से पाठशाला विधि कि अपने आप में बहुत से गुण रहे हैं कि जिसकी वजह से ये विधि आज भी वर्तमान में हम इसको प्रचलन में देखते हैं इसको, और इसका प्रयोग एक शिक्षक करता है इसको। पाठशाला विधि के गुणों के बाद में हम बात करते हैं पाठशाला विधि के दोषों की। दोष के अंदर अगर हम देखें तो छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था उस वक्त में, क्योंकि केवल मात्र पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, इसके अलावा अन्य दूसरा पक्ष उसका वो होता ही नहीं था, क्योंकि दूसरी कोई क्रिया उसके साथ में होती नहीं थी। इतना ही पढ़ाने का लोड था, इतना सब कुछ रटना, याद करना, सब कुछ चीजें, तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था, क्योंकि दूसरी एक्टिविटी से, दूसरी गतिविधियों से वो क्या होता था, अपरिचित रहता था, वहां होती हो ही नहीं पाती थी। फिर व्याकरण की प्रधानता होने से शिक्षण जो होता था वो नीरस हो जाता था, क्योंकि एक ही बार में एक ही चीज को बार 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 बताया जा रहा है, तो क्या होता है कि एक ही वातावरण में, एक ही चीज में, एक ही विषय पर जब बार बार ध्यान दिया जाता है तो वो वातावरण नीरस होने लगता है। तो उस समय में व्याकरण की प्रधानता होने से वातावरण नीरस बना रहता था। तीसरा, केवल मात्र व्याकरण पर जोर दिए जाने के कारण साहित्य की अन्य विधाओं की जो थी वो उपेक्षा होती थी। अगली बात आती है कि जब कंठस्थीकरण है, आपको अपना सोचना है, अपना विचार है, अपना स्वाध्याय करना है, सब कुछ करना है, तो ऐसी स्थिति में मंद बुद्धि और सामान्य बालक जो होते थे उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि मंद बुद्धि बालक तो वैसे भी इतना नहीं कर सकता। सामान्य बुद्धि में कोई कर गया, किसने कुछ कितना परसेंट किया, किसने कितना परसेंट किया, तो सामान्य बुद्धि के प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही अच्छी थी ये। और उसके बाद में शिक्षा, क्योंकि शिक्षक ही करवाता था, उसी को बोलना था, सब कुछ वही करता था, तो ये क्या होता था, अध्यापक केंद्रित थी। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव, और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव होने की वजह से विद्यार्थियों का विकास नहीं हो पाता था। तो इस प्रकार से ये पाठशाला
पद्धति के कुछ दोष भी रहे हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट पाठशाला विधि के बाद में जो दूसरी विधि आती है हमारी, वो है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा जो विधि दी गई थी, पद्धति की गई थी, उसके आधार पर इस विधि का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण भी समझानी है, व्याकरण के साथ साथ में उसका अनुवाद भी बताना है। तो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जो विधि बताई होगी, उसके आधार पर उन्होंने जो विधि दी, उसके आधार पर इस विधि का विकास हुआ। लेकिन हम देखिए कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ये आप स्पेशल नाम याद रखें, कई बार प्रश्न आ जाता है ये। तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने संस्कृत शिक्षण हेतु सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया है। इन्होंने व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने किया है। और इनके द्वारा करने के कारण ही इस विधि का नाम भंडारकर विधि भी है। यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम क्या है, इस तरह का प्रश्न भी आता है। या भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है, या भंडारकर विधि का विकास किसने किया, या रामकृष्ण भंडारकर ने सबसे पहले कौन सी विधि का प्रयोग किया, किसी भी तरह से प्रश्न घूम फिर करके पूछा जा सकता है। तो अन्य नाम इसका भंडारकर विधि या शास्त्रीय विधि भी है। इस विधि पर आधारित दो पुस्तकें लिखी गई हैं। एक है मार्गोपदेशिका और दूसरी आती है संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका। ये दो पुस्तकें जो हैं वो इस विधि पर आधारित हैं, जो कि लिखी गई हैं। इस विधि के अंदर अन्य भाषा के साथ में, यानी कि जो भाषा पढ़ाई जाने वाली है, जो भाषा पढ़ाई जा रही है, उस भाषा को पढ़ाने के लिए मातृभाषा का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अनुवाद है। अनुवाद में व्यक्ति क्या होता है कि अनुवाद किसी चीज का कब समझता है? वो अपनी मातृभाषा में उस चीज को समझ लेता है। हमारे सामने कोई भी चीज आती है, अगर मान लीजिए अंग्रेजी नहीं आती है, तो हमें टीचर कैसे पढ़ाएगा? अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ाता है, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी हिंदी। संस्कृत नहीं आ रही तो संस्कृत हिंदी पढ़ाएगा। फ्रेंच पढ़ने जा रहे हैं, अगर फ्रेंच को हमको सीखना है तो फ्रेंच हिंदी। आप कई बार अपने ये बहुत सारे ऐप भी बने हुए हैं कि जहां पर हम विदेशी भाषा सीखते हैं, तो वो हमें उसकी भाषा के साथ में हमारी अपनी भाषा में भी वो सिखाते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसका मतलब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अन्य भाषा के साथ में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंदर लेखन कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक उसको सीख सके। फिर ये विधि जो है वो निगमनात्मक विधि का अनुसरण करती है। निगमनात्मक विधि क्या होती है कि जहां पर हम पहले सिद्धांत बता देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं, उसके बाद में हम अन्य उदाहरण दे करके उस चीज को समझाते हैं। तो यहाँ पर व्याकरण अनुवाद विधि में भी पहले व्याकरणिक ज्ञान दे दिया जाता है, उसके बाद में इसके आधार पर हम नए चीजों के बारे में विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं, अनुवाद करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं, कृत्वा करके। ठीक है, मूल धातु क्रिय धातु है, क्रिय का अर्थ करना, तो आप प्रत्यय लगा करके के अर्थ में। अगर हसित्व आ गया तो क्या अर्थ होगा इसका? बच्चा बताएगा कि हस धातु से क्वा प्रत्यय हंस करके, यानी कि गत्वा गम धातु क्वा प्रत्यय जा करके। यानी कि ये दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि आप एक चीज शिक्षक स्वयं बताता है, उसके बाद में अन्य चीजों को वो उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करता है। तो इसके अंदर निगमनात्मक विधि का अनुसरण किया जाता है। केल होटन, मोनियर विलियम, मैकडोनल्ड आदि जो है, उन्होंने भी इस विधि को स्वीकृत किया है, कि इन्होंने अच्छा माना है कि इस प्रकार से अगर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है मातृभाषा के साथ में अनुवाद करते हुए, तो विद्यार्थी अधिक से अधिक इसको सीख सकता है। तो ये हमारी व्याकरण अनुवाद विधि है। इस विधि के गुणों की बात कर लेते हैं कि इस विधि के गुण कौन कौन से हैं। गुणों के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो प्रौढ़ों स्वयं पाठी पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु उपयोगी है। यानी कि कोई व्यक्ति थोड़ा वयस्क है और वो पढ़ना चाहता है, उसके पास, तो वो क्या करेगा, उसके पास ये व्याकरण अनुवाद विधि से संबंधित कोई पुस्तकें हैं, तो उसके आधार पर वो उसका अध्ययन कर सकता है, समझ सकता है। जो स्वयं पाठी छात्र होते हैं, जो स्वयं प्राइवेट रह करके पढ़ते हैं, तो उनके पास में अगर इस प्रकार की बुक्स वगैरह होती हैं या उनको पढ़ाया जाएगा, तो वो क्या होता है, वो इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब एक ही चीज को पूरी तरह से क्लियर करके उनके सामने मैटर आता है, क्योंकि उनको पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं होता है विद्यार्थियों को, तो पत्राचार पाठ्यक्रम के हेतु ये विधि जो होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर व्याकरण से संबंधित भी सारी जानकारी और अनुवाद साथ में दिया होता है, तो इसकी वजह से ये उपयोगी मानी जाती है। दूसरी हम बात करें कि विषयों का वर्गीकरण में सरलता हो जाती है, कि आज कौन सा पढ़ाना है, आज किसके बारे में पढ़ाना है, आज किसके बारे में पढ़ाना है, तो जिसके बारे में पढ़ाया जाना है, उसी को उसके अंतर्गत उल्लेख उसका किया जाता है और उसी के बारे में सब कुछ समझाया जाता है। तो ये चीज विषयों के वर्गीकरण में सरलता देता है।
फिर इसके अंदर कंठस्थीकरण की बात आती नहीं है, रटने की बात आती नहीं है, क्योंकि व्याकरण के पक्षों को बताया जा रहा है और साथ में उसका अनुवाद बताया जा रहा है। तो इससे विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, कंठस्थीकरण कम होता है। कंठस्थीकरण की अपेक्षा इसका विकास ज़्यादा होता है। और जब हम दोष की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि छोटे बच्चों को तो आपको समझाना ही पड़ेगा, उसके सामने कितनी भी चीज़ें लिखी हों, स्पष्ट लिखी हुई हों, लेकिन अगर उनको नहीं समझाया जाएगा तो वो समझ नहीं पाएँगे, बेसिक चीज़ वो नहीं समझ सकते। इसलिए ये केवल मात्र उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी है, छोटे क्लासेस के लिए छोटे स्तर में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। फिर भाषा के विविध पक्ष इससे उपेक्षित हो जाते हैं। भाषा के विविध पक्षों से अभिप्राय यहाँ पर वो है कि जब हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, तो बच्चा उच्चारण अभ्यास पे उसका ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके वाचन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके मौखिक कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है ना? क्योंकि केवल व्याकरण अनुवाद चल रहा है। तो भाषा के जितने भी होते हैं पक्ष, वो सिखाने वाले, उन सब की इसमें उपेक्षा होती है। और उसके बाद में व्याकरण और अनुवाद पर ही केवल जब बल दिया जाता है, तो ये केवल एकांगी बन करके रह जाती है। तो इस प्रकार से व्याकरण अनुवाद विधि के भी अपने कुछ गुण भी रहे हैं, कुछ दोष भी रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमने संस्कृत की प्राचीन संस्कृत शिक्षण विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया है, कि जिसके अंदर पाठशाला विधि और पाठशाला विधि के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली अन्य विधियों और व्याकरण अनुवाद विधि को हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा देखेंगे, दूसरी विधियों के बारे में, नवीन विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आ रहे होंगे मेरे वीडियो, और आ रहे हैं तो फिर आप कंजूसी ना बरतें, लाइक भी कर रहे हैं उसको, कमेंट भी कर रहे हैं उसको, सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो बनाने की एक क्या होता है, उत्साह मिलता है कि हम नया कुछ बना करके विद्यार्थियों को कुछ अच्छा करके दें। और अगर कुछ कमी लग रही है आपको इसके अंदर, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो, ऐसा करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।